हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर में होंगे और सेफ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का अपना टॉपिक होगा सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर यानी ये मोटर जो एक कांस्टेंट स्पीड पे हमेशा घूमते रहता है, ऐसे मोटर को हम लोग कौन सा मोटर कहते हैं? सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके। जैसे कि आप मोटर नाम से ही जानते हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। लेकिन ये मोटर इस तरह का मोटर है, ये मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा उतना ही क्या करता है, रोटर भी मूव करता है। यानी जितना सिंक्रोनस का स्पीड होता है उतना इसका रोटर का भी स्पीड होता है। इसमें कोई भी स्लिप नहीं होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये इसका स्टेटर है। क्या है? स्टेटर है। सिंक्रोनस मोटर में ज्यादातर रोटर सेलेंट पोल रोटर होता है। कौन सा? सेलेंट टाइप जो रोटर होता है यही ज्यादा इसमें होता है, इसलिए इसमें सेलेंट टाइप बना दिए। ये आपने अल्टरनेटर पढ़ा। अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनस अल्टरनेटर भी कह सकते हैं। यानी अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं है। अल्टरनेटर ही सिंक्रोनस मोटर हो सकता है और सिंक्रोनस मोटर ही सिंक्रोनस अल्टरनेटर हो सकता है। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में कोई अंतर नहीं होता है, वही डीसी मोटर है। अगर डीसी मोटर में आप बाहर से सप्लाई ला करके यानी उसमें सप्लाई डालते हो, डीसी सप्लाई डालते हो, तो वो मोटर बन जाता है। अगर आप उसको मैकेनिकल एनर्जी दे करके उसको घुमाते हो तो वो क्या बन जाता है? डीसी जनरेटर बन जाता है। ठीक उसी तरह से सिंक्रोनस मोटर को अगर आप इसको कोई प्राइम मूवर के जरिए, अगर किसी प्राइम मूवर के जरिए इसको मूव कराओगे तो ये आपका बन जाएगा सिंक्रोनस अल्टरनेटर यानी अल्टरनेटर। और अगर इसमें आप बाहर से सप्लाई ला करके बाहर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोगे तो ये बन जाएगा आपका मोटर। कौन सा मोटर? सिंक्रोनस मोटर। तो जैसे कि जानते हो आप, इसमें क्या होता है, स्टेटर में भी वाइंडिंग होता है। 3 फेज वाइंडिंग होता है इसके स्टेटर में। स्टेटर में कौन से वाइंडिंग होता है? 3 फेज वाइंडिंग होता है। वैसे सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल फेज, एक 3 फेज। एक सिंगल फेज और 3 फेज। तो आज हम बात कर रहे हैं किसका? 3 फेज का। 3 फेज सिंक्रोनस। इसका स्टेटर में भी 3 फेज वाइंडिंग होता है, 3 फेज। और इसके रोटर में भी क्या होता है? 3 फेज वाइंडिंग होता है। सॉरी, इसमें वाइंडिंग होता है। जो स्टेटर में जो वाइंडिंग किया हुआ है इस वाइंडिंग को कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सा वो वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग। इसको जो स्टेटर पे होता है, स्टेटर पर जो वाइंडिंग किया होता है उसको कौन सा वाइंडिंग कहते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। और जो इसका रोटर पे वाइंडिंग क्या होता है, इसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या कहते हैं? फील्ड वाइंडिंग। इसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। इसे क्या कहते हैं? फील्ड वाइंडिंग। इसके रोटर को ऑक्साइटेड करने के लिए इसमें क्या किया जाता है? डीसी सप्लाई दिया जाता है। क्या किया जाता है? इसका डीसी सप्लाई दिया जाता है। इसमें ऑक्सीडेशन के लिए इसमें कौन सा सप्लाई दिया जाता है? डीसी। इसमें डीसी सप्लाई देते हैं यहां से। और इसमें 3 फेज वाइंडिंग होता है। इसको जब ये अल्टरनेटर के रूप में रहता है तो इसे कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। क्या कहते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। अगर यही मोटर के रूप में है तो इसे कहते हैं 3 फेज वाइंडिंग इसमें होता है।
किसमें? स्टेटर में। और इसमें फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? किसमें? रोटर में। रोटर में फील्ड वाइंडिंग और स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होता है, जिसको अल्टरनेटर के केस में हम लोग कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग कहते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। तो आगे इसके बारे में और सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला हम लोग जानते हैं। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होता है? ns सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाई पोल। यानी कह सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, अगर मोटर का कांस्टेंट हो, क्या? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, और मोटर का अगर पोल कांस्टेंट हो, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो और पोल कांस्टेंट हो तो मोटर का स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर का स्पीड जो होता है वह क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सिंक्रोनस मोटर का स्पीड जो होता है वह क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाय पोल। अगर मोटर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में अपना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, 50 हर्ट्ज ये कांस्टेंट है। अब पोल अगर मोटर का कांस्टेंट हो, या 4 पोल हो, 6 पोल हो, या 8 पोल हो, तो पोल कांस्टेंट हो तो मोटर का स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये आप ये कह सकते हो कि सिंक्रोनस मोटर का ये एडवांटेज भी है कि ये क्या होता है? इसका स्पीड कांस्टेंट होता है। ये इसका सबसे अच्छा गुण है कि स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं होता, कोई चेंजिंग नहीं होता। लोड पे भी चलाओ तो भी, विदाउट लोड का चलाओ तो भी, यानी नो लोड और लोड, फुल लोड, स्पीड इसका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आइए जानते हैं कि ये रोटेट कैसे करता है, स्टार्ट कैसे होता है। स्टार्टिंग, और ये इसमें देखो होता क्या है। आइए 3-4 केसेस हैं, थोड़ा टाइम कम लेंगे तो इस तरह से देखेंगे हम। तो ये रहा आपका, देखो इस पे, इसमें डालते हैं एसी सप्लाई। स्टेटर में कौन सा सप्लाई डालते हैं? एसी। और रोटर में क्या करते हैं? रोटर में डीसी। कौन सा सप्लाई देते हैं? डीसी। इसमें आप दे दिए कौन सा? डीसी। डीसी जब दे दिए तो ये क्या हुआ? एक मैग्नेट बना लिया। ये आप एक तरह से कह सकते हो परमानेंट मैग्नेट की तरह स्टेबल, इसका पोल, जिसका पोलरिटी चेंज नहीं हो रहा है। अब देखो ये क्या होता है, मान के चलो कि इसमें जब सप्लाई दिए तो स्टेटर पे यहां बना एन पोल, तो उसके अपोजिट बना ये एस पोल। और रोटर में जब दिए तो ये ऊपर बना एन पोल, नीचे बना एस पोल। तो सेम पोल, मैग्नेट का सेम पोल क्या करता है दोनों का, और इसका मान के चलते हैं हम लोग, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर का, वो क्या करता है? क्लॉकवाइज रोटेट करता है। कौन सा? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में सेम पोल है एन एन एस एस, तो ये दोनों क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। तो रोटर किधर मूव करने लगता है? एंटी क्लॉकवाइज। किधर करता है? एंटी क्लॉकवाइज। इधर फोर्स लगता है, क्योंकि एन पोल को रिपेल करेगा, एस को क्या करता है? रिपेल करता है। तो ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो तो ये स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसे रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज। और रोटर कैसे फोर्स लग रहा है? एंटी क्लॉक। जब ये हाफ साइकिल आता है तब तक क्या होता है कि फिर इसका जो स्टेटर का पोल है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि एसी है, एसी में तो पोल चेंज ही होगा, इसकी पोलरिटी चेंज होगी। तो ऊपर एस आ गया और इधर क्या आ गया? एन आ गया। लेकिन स्टेटर का पोल चेंज हो गया, लेकिन रोटर का पोल तो चेंज नहीं होता है। रोटर का पोल तो चेंज नहीं होता है। अब ये गौर से देखो, ये हाफ इधर घुमा, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड इधर घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो एन पोल बना, यहां भी एन पोल बना, यहां एस पोल बना, यहां एस पोल बना। ध्यान से देखो तो ये क्या होता है? एन पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। एस को, और एन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसलिए ये किधर घूमना शुरू कर देता है? एंटी क्लॉकवाइज।
किधर, एंटी क्लॉकवाइज। हाफ साइकिल जब ये घूमता है तब तक क्या होता है, स्टेटर का पोल चेंज हो जाता है, तब तक स्टेटर का पोल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो स्टेटर का जब पोल चेंज होता है तो ये क्या करता है, फिर एस सपोज कर लो, तब तक में एस जो है यहां आ गया होगा। मान लेते हैं जब रिपेल करा था तो क्या हो गया होगा, यहां पे आ गया होगा, मान लेते हैं। जब ये रिपेल किया तो ये ऐसे आ गया होगा, यहाँ N और यहाँ S। और जब इसका पोल चेंज हुआ, स्टेटर का पोल चेंज हुआ, तो ये फिर क्या किया, यहाँ N है, यहाँ S, यहाँ N, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ये खींच लेगा और इधर खींच लेगा। बात आप समझो, एक बार क्या किया, सेम पोल होने के बाद रिपेल किया था, एक फोर्स लगा था, एक टॉर्क लगा था, किधर, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही स्टेटर का पोल चेंज हुआ, फिर ये क्या हुआ, अट्रैक्ट कर लिया, फिर ये क्या होता है, ऐसे सीधा हो जाता है, फिर ऐसे ना होकर के फिर कैसे हो जाता है, ये ऐसे सीधा हो जाता है, ऐसे सीधा हो जाता है। हाफ साइकिल फोर्स लगा एंटी क्लॉक, और फिर हाफ साइकिल क्लॉकवाइज, हाफ साइकिल एंटी क्लॉक, हाफ साइकिल क्लॉक। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, क्योंकि ये फोर्स लगाता है, एंटी क्लॉक घूमता है, फिर इसका स्टेटर का पोल चेंज हो जाता है, फिर क्लॉकवाइज हो जाता है, यानी हाफ हाफ ये क्या होता है, घूमते रहता है, हाफ इधर हाफ इधर, हाफ इधर हाफ इधर। तो अगर पूछा जाए कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड होते हैं, नहीं, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से ये घूमते रहता है। तो इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो ये साइलेंट पोल है, कौन सा पोल है, ये साइलेंट पोल है। तो साइलेंट पोल में जब ये मोटर स्टार्ट होता है उस टाइम में ये सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं होता है। तो किस तरह का होता है, तो स्क्वायलर केज इंडक्शन मोटर की तरह होता है। कैसा होता है, स्क्वायलर केज इंडक्शन मोटर की तरह। तो देखो उसमें होता क्या है, किस तरह से करते हैं, इस तरह से होता है, और इस पे पता है आपको फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, जिसको डीसी सप्लाई दिया जाता है। इसमें आपने डीसी सप्लाई दे दिया इसको एक्साइटेड करने के लिए। और क्या करते हैं यहाँ, और क्या करते हैं, इसमें एल्युमिनियम या कॉपर का बार्स डाल देते हैं। और क्या करते हैं, एल्युमिनियम का या कॉपर का क्या करते हैं, बार्स डाल देते हैं। जैसे स्क्वायलर गेज में डाला रहता है, स्क्वायलर गेज रोटर में आपको पता ही है, इस तरह से डाला हुआ रहता है, इस तरह से डाला हुआ रहता है, और दोनों तरफ इंडिंग रिंग लगा करके शॉर्ट सर्किट क्या होता है, दोनों तरफ इंडिंग रिंग लगा कर क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। ठीक उसी तरह से कॉपर बार्स ऐसे डाल करके और इसको क्या किया जाता है, इधर से भी शॉर्ट किया जाता है, इसका अपोजिट साइड जो होता है उधर से भी शॉर्ट कर देते हैं, और इधर से भी कर देते हैं और उधर से भी कर देते हैं। तो ये जो एक तरह का, इसमें दो तरह का वाइंडिंग हो गया, एक तो ये वाइंडिंग हो गया फील्ड वाइंडिंग, एक आ गया ये वाइंडिंग, इस तरह से कॉपर वायर, इसको डैम्पिंग वाइंडिंग बोलते हैं। कौन सा, या डैम्पर वाइंडिंग, ये डैम्पर वाइंडिंग है। तो अगर पूछा जाए कि सिंक्रोनस मोटर में कितने प्रकार, रोटर पे कितने प्रकार के वाइंडिंग होते हैं, तो दो प्रकार का। एक वाइंडिंग आ गया ये फील्ड वाइंडिंग, जो ये कॉपर के तार से किया हुआ है, सुपर एनिमल तार से, और दूसरा ये है कॉपर बार या एल्युमिनियम के बार से किया होता है, जो जिसको कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग। तो जब ये स्टार्ट होता है, जब सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग के टाइम में ये स्क्वायलर गेज इंडक्शन मोटर की तरह ही स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लक्स इसमें चेंज होता है। तो फेराडे रूल से क्या होता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इसमें जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें करंट भी इंड्यूस होता है, तब क्या होता है, इस पर एक टॉर्क लगता है, जिस तरह से स्क्वायलर गेज इंडक्शन मोटर में लगता है। इसमें क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि एसी सप्लाई दी है तो फ्लक्स चेंज होगा। ये फ्लक्स कहाँ आएगा, इस पे, यहाँ जो बार्स लगे हैं इस पे, इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसे कि ट्रांसफार्मर वगैरह में होता है, और खास करके हम स्क्वायलर गेज इंडक्शन मोटर में पढ़े थे, तो उसमें क्या होता है, इसमें चेंज होता है, तो
तो चेंज होने के बाद इसमें करंट इंड्यूस होता है और इसमें क्या होता है, एक फोर्स लगता है, जिसके कारण ये क्या होता है, स्टार्टिंग में जब होता है सिंक्रोनस मोटर चलना स्टार्ट करता है तो वो स्क्वेलर गेज इंडक्शन मोटर की तरह चलता है। और जब ये स्टार्ट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, डीसी सप्लाई देते हैं और डीसी सप्लाई देने के बावजूद क्या होता है, इसको भी ऑक्सीडेशन कर लेते हैं तो ये सिंक्रोनस मोटर की तरह चलने लगता है। अब बताते हैं आपको ये सिंक्रोनस स्पीड पे कैसे घूमता है। स्टार्टिंग तो समझ में आ गया कि स्टार्टिंग स्क्वेलर गेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है, लेकिन बाद में वो सिंक्रोनस मोटर की तरह चलता है। इस पर देख लिया आपने कि कैसे होता है। तो आइए आगे देखते हैं कि ये स्टार्ट, तो देखते हैं सिंक्रोनस स्पीड पे ये कैसे घूमता है। ये रहा, इसमें 4 पोल का बना दिया तो समझने में थोड़ा आसान होगा, इसलिए इसमें मैंने 4 पोल का बना दिया है। अब देख लो, ये है आपका स्टेटर, इसमें आपने 3 फेज सप्लाई लिया, इसमें पोल बन गया N S S N, इस तरह से पोल बन गया। अब क्या होता है, इसमें रोटर रोटेट करना आरंभ करता है। रोटेट किस तरह से, स्टार्टिंग में स्क्वेलर केज इंडक्शन मोटर की तरह, स्क्वेलर केज इंडक्शन मोटर की तरह। आपको पता है कि स्क्वेलर केज इंडक्शन मोटर जो होता है वो हमेशा ही सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रोटेट करता है। स्क्वेलर गेज इंडक्शन मोटर का रोटर हमेशा से सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे घूमता है, ये तो पता है। तो अब देखो, ये जब घूम रहा होगा, मान लेते हैं कि 4 पोल है तो इसका स्पीड क्या हो गया, इंटू 50/4, यही आ गया ना। तो ये कितना आ गया, 1500, कितने, 1500 पर घूमता होगा क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड। कौन घूमता होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस सिचुएशन में रोटर तो इससे कम स्पीड पे घूमता होगा, ये तो बात आपको पता ही है कि रोटर क्या होगा, क्योंकि ये स्क्वेलर केज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हुआ है तो रोटर इससे कम स्पीड पे घूमेगा। या आप कह सकते हो 1450 आरपीएम पे या 1400 आरपीएम पे, कुछ भी, लेकिन उससे कम स्पीड पे घूमता है। लेकिन ये घूमते 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 कभी न कभी ऐसा सिचुएशन आता होगा कि यहाँ अगर N है तो यहाँ S आ गया होगा। आप सोच सकते हो कभी न कभी ऐसा सिचुएशन जरूर आता होगा ऐसा सिचुएशन कि यहाँ N है तो यहाँ S आ जाता होगा, यहाँ N है तो यहाँ S है, सॉरी, तो यहाँ N आ जाता होगा। स्लिप करते करते कभी न कभी ऐसा सिचुएशन जरूर आता होगा, यहाँ N है, S है तो यहाँ N आ जाता होगा, और यहाँ N है तो यहाँ S आ जाता होगा। तो N S कभी न कभी ऐसा सिचुएशन जरूर आता होगा कि स्लिप करते करते भले ही इसका स्पीड कम हो, इसका ज्यादा हो, लेकिन कभी न कभी ऐसा सिचुएशन जरूर आता होगा कि ये इस तरह से आमने सामने इस तरह से हो जाता होगा। जब इस सिचुएशन में जब ऐसा हो जाता है सिंक्रोनस मोटर में, तो ये क्या होता है, क्योंकि इस पे वाइंडिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, और इसका जो पोल होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि डीसी सप्लाई दिया हुआ है, इसका पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा है। अब इसको कौन सा सप्लाई दिए हुए हैं, डीसी सप्लाई। तो कभी न कभी ऐसा सिचुएशन आता होगा कि स्टेटर का N और रोटर का S क्या होता होगा, आमने सामने हो जाता होगा। स्टेटर का S और रोटर का N आमने सामने हो जाता होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये दोनों इंटरलॉक हो जाता है। ये क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है। ये क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है। ये क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि दो डिफरेंस पोल मैग्नेट का एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ देखो, ये दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, ये इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ये क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ये क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। तो ये दोनों, ये सारे क्या हो गया, एक तरह से इंटरलॉक हो गया। जब ये इंटरलॉक हो गया तो अब क्या हो गया, ये स्क्वेलर गेज इंडक्शन मोटर की तरह न घूम करके न रोटेट हो करके सिंक्रोनस स्पीड पर, जब जैसे जैसे ये पोल, यानी ये पोल जैसे जैसे चेंज होगा सिंक्रोनस स्पीड का, ये जो पोल सॉरी ये स्टेटर का जो पोल है, ये जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे जैसे रोटेट करेगा, जैसे जैसे घूमेगा, उतना ही स्पीड से क्या होता है, ये घूमता है। यानी इसमें डीसी सप्लाई दे करके इस जो रोटर है इसके पोल को हम क्या करते हैं, मजबूत कर देते हैं।
इसके पोल को हम क्या करते हैं, मजबूत कर देते हैं। अब ये पोल मजबूत हो गया, ये पोल चेंज नहीं होगा, और चेंज कौन सा पोल होता है, स्टेटर का, और इसमें क्या होता है, इंटरलॉक हो गया, इंटरलॉक हो गया, इंटरलॉक हो गया। अब जैसे जैसे ये घूमेगा इस तरह से, जैसे जैसे ये घूमेगा उसी तरह से इसका रोटर भी घूमता है, इसलिए इसे कहते हैं ये सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है, इसलिए क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड पर चल रहा है। तो इस तरह से ये सिंक्रोनस स्पीड। तो इसमें देखिए कि इसमें डीसी सप्लाई कहां से देते हैं इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो ये है क्या आपका सिंक्रोनस मोटर, ये वाला भाग क्या है आपका सिंक्रोनस मोटर। ये इसका आ गया स्टेटर वाइंडिंग, ये क्या सा आ गया स्टेटर वाइंडिंग, और ये आ गया रोटर वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग, और ये आ गया इसका आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर आपको पता है कि स्टार्टिंग टाइम में ये कैसे स्टार्ट होता है, तो स्क्वायलर गेज इंडक्शन मोटर की तरह, जो ये देखो आपने इसमें डेम्पर वाइंडिंग लगा दिए हैं, डेम्पर वाइंडिंग इस तरह से लगा दिए हैं ये, तो ये स्टार्ट किस तरह से होता है, इंडक्शन मोटर की तरह। तो इंडक्शन इसी के शाफ्ट में, ये है रोटर, रोटर के शाफ्ट थोड़ा आगे निकला हुआ है, और इसी के शाफ्ट में एक डीसी जनरेटर लगा दिए, शंट डीसी जनरेटर, शंट डीसी जनरेटर इसमें क्या किया, लगा दिए। शंट डीसी जनरेटर लगाने के बाद क्या होता है, जैसे स्क्वायलर गेज इंडक्शन मोटर की तरह ये मोटर स्टार्ट होगा, तो इसका शाफ्ट घूमेगा, इसका शाफ्ट घूमेगा, इसके साथ में ये अटैच है तो ये भी घूमेगा, तो ये घूमता है ये डीसी शंट जनरेटर, तो ये क्या करता है, डीसी प्रोड्यूस करता है, और यही डीसी ला करके क्या करते हैं, इसके सप्लाई में यहां दे देते हैं, इस तरह से इसमें दे देते हैं। एक पीछे से डीसी शंट जनरेटर इसी का शाफ्ट में क्या होता है, कनेक्ट होता है, एक ही शाफ्ट में दोनों लगा हुआ छोटा सा जनरेटर, और इसको डीसी देते हैं, और फिर डीसी जब देते हैं तो फील्ड इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्साइडेट हो जाता है, फिर इसमें पोल बन जाता है एनएस, और ये सिंक्रोनस स्पीड पे घूमना शुरू हो जाता है। आइए इसमें एक बात और जान लेते हैं, ये क्या है, सिंक्रोनस मोटर है, क्या है, सिंक्रोनस मोटर है। और मैंने बताया स्टार्टिंग में कि सिंक्रोनस मोटर ही अल्टरनेटर है, इसको प्राइम मूवर के जरिए अगर घुमा दे, इसको प्राइम मूवर के जरिए अगर घुमा दे तो ये एसी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और अगर इसमें हम डीसी सॉरी यहां लिख दिए एसी प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए, जब इसको हम एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं तो ये मोटर बन जाता है, यानी मोटर ही सिंक्रोनस मोटर ही सिंक्रोनस अल्टरनेटर है, और सिंक्रोनस अल्टरनेटर ही सिंक्रोनस मोटर है, दोनों के बनावट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो इंटरनल बनावट है, बॉडी को छोड़िए, इंटरनल बनावट जो है सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो एक चीज तो हम लोग जानते हैं, जब ये घूमता होगा, मोटर के रूप में जब घूमता होगा, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटर वाला गुण भी इसके अंदर होगा, क्योंकि अल्टरनेटर क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। जब ये मोटर के रूप में होगा, जब ये मोटर के रूप में होगा, ये घूमता होगा, तो क्या इसके जो ये आर्मेचर है इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। मोटर लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से चल रहा है, और जनरेटर राइट हैंड रूल से, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब ये मोटर के रूप में काम करता है, घूमता है, तो उसमें इसमें भी क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता होगा। जब फ्लक्स चेंज होता होगा तो इसके जो ये वाइंडिंग है इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता होगा कि नहीं होता होगा। जब ये अल्टरनेटर की तरह भी बिहेव कर सकता है, कर सकता नहीं करता है, तो ये जब घूमता होगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटर वाला गुण तो आएगा, क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उस सिचुएशन में जब ये मोटर जैसे बिहेव करता है, मोटर जैसे चलते रहता है, तो उस सिचुएशन में भी इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। किसमें, इसके जो ये आर्मेचर वाइंडिंग है या स्टेटर वाइंडिंग है, इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो ईएमएफ जो इसमें अप्लाई जो ईएमएफ है, इसमें जो ईएमएफ जो अप्लाई वोल्टेज है, वो वोल्टेज का क्या करता है, काउंटर करता है, यानी काउंटर वोल्टेज हम लोग कह सकते हैं। यानी इसको हम लोग, या तो आप इसको बैक ईएमएफ बोलो, क्या, बैक ईएमएफ, जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा मोटर के रूप
में जब ये चलता है उस टाइम में इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स जब चेंज होगा तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसको बैक ईएमएफ कहते हैं, यानी ईवी। क्या होता है, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा। जब ये घूमेगा, जब ये घूमता होगा, तो ये घूमता है जब अल्टरनेटर के रूप में होता है, इसको हम घुमाते हैं तो इसमें फ्लक्स चेंज होता है। मोटर के रूप में भी तो ये घूम रहा है, इसका रोटर, जब ये रोटर घूम रहा है तो फ्लक्स इसमें भी चेंज होगा। जब चेंज होता है तो इसमें भी क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ। ये काउंटर ईएमएफ हुआ या बैक ईएमएफ हुआ। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, बैक ईएमएफ के बारे में। ये बैक ईएमएफ में अलग अलग मोटर के अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह के बैक ईएमएफ होते हैं। अलग अलग कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग तरह से होता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, इसके बारे में जानते हैं। आपको पता है कि फैराडे रूल से फ्लक्स जब चेंज होता है, फ्लक्स जब क्या होता है, चेंज होता है, तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। फ्लक्स जब चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो बैक ईएमएफ है तो यही ईएमएफ तो है। तो इसमें क्या होता है, और इसमें एन भी लगाते हैं, यानी बैक ईएमएफ हम लोग कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो कह सकते हैं स्पीड का, एन, क्योंकि यहाँ एन लगता है, स्पीड का, और किसका, फ्लक्स का। बैक ईएमएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो हम लोग कह सकते हैं बैक ईएमएफ स्पीड का, और बैक ईएमएफ किसका होता है, फ्लक्स का। और स्पीड का अगर बात करें तो ये सिंक्रोनस मोटर है, इसका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बैक तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ, अगर सिंक्रोनस मोटर का बैक ईएमएफ किस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो फ्लक्स का। यानी फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे तो बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा, अगर फ्लक्स को डिक्रीज करते हैं तो बैक ईएमएफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्लक्स पे, क्योंकि स्पीड पे भी कर रहा है, लेकिन स्पीड सिंक्रोनस मोटर होने के कारण इसका स्पीड कांस्टेंट है। चाहे फुल लोड पे चलाओ या नो लोड पे चलाओ, स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो स्पीड को हम लोग कांस्टेंट जब मान लिए तो दूसरा क्या बचता है, फ्लक्स। यानी तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर का जो बैक ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे। फ्लक्स इंक्रीज करेंगे तो बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा, फ्लक्स अगर डिक्रीज करेंगे तो बैक ईएमएफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये सिचुएशन आता है किसमें, इसमें बैक ईएमएफ में। बैक ईएमएफ में इस तरह के सिचुएशन आ जाता है। आइए तो आप बनाते हैं फेजर डायग्राम इसका। क्या, फेजर डायग्राम। आइए तो देखते हैं, जिस टाइम में, ऐसे मान लेते हैं कि जिस टाइम में मोटर नो लोड पे हो, कौन सा, नो लोड पे हो, जब नो लोड पे होगा तो करंट क्या होगा, जीरो। कौन सा करंट का बात कर रहे हैं, तो आर्मेचर करंट का, किसका, ये लिख देंगे, मान लो आप आर्मेचर करंट, क्योंकि जिससे यानी बैक ईएमएफ जो बनता है उसमें तो करंट होता होगा ना, लेकिन जब हम उस पर लोड ही नहीं डाल रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि करंट, आर्मेचर करंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो बैक ईएमएफ कितना बनता होगा, तो जितना अप्लाइड वोल्टेज होगा, वोल्टेज जितना हम सप्लाई डालेंगे उसके बराबर क्या होगा, ईएमएफ होगा, बैक ईएमएफ। यानी जितना हम सप्लाई, ये हुआ इनपुट, ये क्या हुआ, इनपुट, इनपुट वोल्टेज, यानी इसको कह सकते हो अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, यानी जितना वोल्टेज हम उसमें देंगे मोटर में उतना ही क्या होगा, बैक ईएमएफ होगा। किस कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में। नो लोड कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज बैक ईएमएफ के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इसका अगर फेजर डायग्राम हम बनाएं तो इसका फेजर डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये हो गया आपका अप्लाइड वोल्टेज, VS लिख दो, अप्लाइड वोल्टेज हो गया, यानी अप्लाइड सप्लाई जो देते हैं वो। इसके बाद इसका जो बैक ईएमएफ बनेगा, ये इसके क्या होता है कि बराबर बन रहा है, क्या हो रहा है, बराबर बन रहा है
तो ये आ गया। हाँ, एक चीज और बता दे, क्योंकि इसका काउंटर बन रहा है, ये क्या बोलता है, ये इस तरह से बनता है, आप सोच लो, ये है इसका अप्लाई वोल्टेज, तो बैक ईएमएफ जो होता है उसका सीधा अपोजिट बनता है। यानी अगर करंट जो है, अप्लाई करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो बैक ईएमएफ का करंट जो है वो सीधा इसका अपोजिट चलता है। ये इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन ये है, ये वोल्टेज करंट जो है, अप्लाई करंट ये इस तरह से चल रही है, तो बैक ईएमएफ जो बनती है उसका करंट इस डायरेक्शन में चलता है, इसीलिए इसको काउंटर करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर करंट या काउंटर ईएमएफ, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट चलता है। क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट चलता है। तो ये एक दूसरे को क्या करता होगा, यानी ये जब ज्यादा हो, ये कम हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, VS माइनस EB होगा ना, यानी ड्रॉप वोल्टेज कितना होता होगा। आप सपोज कर लो कि यहां से 10 एम्पियर करंट क्या हो रहा है,